Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्वसन एवं स्वच्छोवास में क्या अंतर है? श्वसन एवं स्वच्छोवास में क्या अंतर है? आंसर, एक तरफ श्वसन लिखेंगे, एक तरफ स्वच्छोवास लिखेंगे। श्वसन, यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्वच्छोवास, ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वसन, दूसरा, यह रासायनिक क्रिया है। यह रासायनिक क्रिया है। स्वच्छोवास, यह भौतिक क्रिया है। श्वसन, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। स्वच्छोवास में, तीसरा, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है श्वसन में, स्वच्छोवास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्वच्छोवास में इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, श्वसन एवं स्वच्छोवास में क्या अंतर है। तो श्वसन, एक तरफ श्वसन लिखेंगे, एक तरफ स्वच्छोवास लिखेंगे। यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। दूसरा, यह रासायनिक क्रिया है। इसमें यह भौतिक क्रिया है। तीसरा, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13, कहता है पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। फिर से देखते हैं, पादप हार्मोन क्या है? वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब अंडा का निषेचन नहीं होता है? क्या होता है जब अंडा का निषेचन नहीं होता? आंसर, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो अंडा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है तथा मासिक चक्र के द्वारा रक्त प्रवाह के साथ शरीर से बाहर निकल आता है। फिर से देखते हैं, क्या होता है जब अंडा का निषेचन नहीं होता है? आंसर है, जब अंडा का निषेचन नहीं होता है तो अंडा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है तथा मासिक चक्र के द्वारा रक्त प्रवाह के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी, वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य। द्विलिंगी जीव, जिन जीवों में नर और मादा एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण, केचुआ। फिर से देखते हैं, एक लिंगी और तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी, वे जीव जिनमें नर और मादा, वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य। द्विलिंगी जीव, जिन जीवों में नर और मादा एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण क्या होता है? केचुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। आंसर है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका अथवा लिम्फ कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह कोशिका उत्तक से CO एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। दूसरा, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होता है। तीसरा है, कोशिकाओं तक पोषक तत्व जैसे हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य करती है। फिर से, लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। आंसर है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या
लसिका अथवा लिम्फ कहा जाता है। मतलब इसी का तीन नाम है, उत्तक तर्व, लसिका और लिम्फ। देखिए इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह कोशिका उत्तक से CO एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। दूसरा है, यह कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक होता है। तीसरा, यह कोशिकाओं तक पोषक तत्व जैसे हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से अन्य जीव या पौधे पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से अन्य जीव या पौधे पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जो जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से अन्य जीव या पौधे पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो आंसर है इसका, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका गर्भ में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। फिर से देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। आंसर है इसका, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका गर्भ में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेरा, दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखें। क्या कहता है क्वेश्चन? दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखें। तो आंसर है इसका, दीर्घरोम। दीर्घरोम का दूसरा नाम है रसांकुर। तो कहता है दीर्घरोम या रसांकुर छोटी आंत की भीतरी दीवार पर, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। और इसका एक और आंसर कह सकते हैं छोटी आंत की भीतरी दीवार, मतलब ये भी है दीर्घरोम की क्या है। और इसका एक और आंसर है छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अनेकों अंगुली के आकार के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो इस दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है हमें। अब देखिए कार्य, दीर्घरोम का कार्य क्या है? तो दीर्घरोम का कार्य जो है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत का आंतरिक सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। फिर से देखते हैं दीर्घरोम क्या है, इसके क्या कार्य हैं लिखने के लिए कहता है। तो दीर्घरोम का हम 2 परिभाषा लिखे हैं। पहला परिभाषा क्या है? दीर्घरोम या रसांकुर छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। या एक और आंसर है छोटी आंत की भीतरी दीवार पर अनेकों अंगुली के आकार के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं अथवा रसांकुर भी कह सकते हैं। कार्य क्या है इसका? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु आंत का आंतरिक सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा कहता है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे जल, वायु, ध्वनि की एक अलग गुणवत्ता होती है तथा जब उसमें मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से गुणवत्ता में कमी हो जाती है, गुणवत्ता में होने वाली इसी कमी को प्रदूषण कहा जाता है। फिर से देखते हैं प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे जल, वायु, ध्वनि की एक अलग गुणवत्ता होती है। सब जो है जल, वायु, ध्वनि सबका एक एक गुणवत्ता होता है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं तथा जब उसमें मनुष्य के द्वारा जब मनुष्य उसमें छेड़छाड़ करता है तो उसी गुणवत्ता में कमी हो जाती है और उसी गुणवत्ता में कमी होने को जो है हम प्रदूषण कहते हैं।
आगे क्वेश्चन है मेरा, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य अथवा संतुलन स्थापित करने का कार्य करते ही है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फिर से देखते हैं, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? आंसर है, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से में सामंजस्य अथवा संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचरित रोगों के नाम लिखें। क्या कहता है? मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचरित रोगों के नाम लिखें। आंसर है इसका, मनुष्य में लैंगिक संचरित रोगों के नाम इस प्रकार हैं। मनुष्य में लैंगिक संचरित रोगों के नाम इस प्रकार है। पहला एड्स, दूसरा सिफिलिस, तीसरा सुजाक, चौथा हर्पिस, पांचवा एसटीडी। इसमें 5 गो हम लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में कोई भी 3 गो लिख दीजिएगा, कम से कम 3 लिखना पड़ता है। तो कोई भी 3 लिख दीजिएगा, एड्स, सिफिलिस, सुजाक, हर्पिस या एसटीडी में से कोई भी 3 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा।